नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। जिनेवा में ट्रंप के पीस प्लान को खुद नेटो के देश चुनौती दे रहे हैं और ऐसा में सवाल है कि क्या अब युद्ध सीधे नेटो और रूस के बीच होने जा रहा है? क्या ट्रंप का नया शांति प्रस्ताव भी जेलेंस्की के लिए एक बड़ा सदमा साबित होने जा रहा है? क्या जिनेवा मीटिंग से पहले रूस पर यूक्रेन के भीषण हमलों के बाद पुतिन को प्रतिशोध का बड़ा मौका मिल गया है? सवाल यह भी है कि क्या जिनेवा मीटिंग के बाद युद्ध विराम होगा या महासंग्राम का सायरन बजने जा रहा है? असल में ट्रंप के प्रस्ताव ने जेलेंस्की को भी दुविधा में डाल दिया है कि आखिर वो करें क्या। जेलेंस्की अब उस हालत में पहुंच गए हैं जहां उन पर रूस के सामने सरेंडर का सबसे ज्यादा दबाव बन गया है। हालांकि जेलेंस्की ने अभी तक इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, लेकिन उनकी मदद करने वाले यूरोपीय देश और रूस के खिलाफ बढ़ते यूक्रेन के हमले बता रहे हैं कि यह युद्ध जेलेंस्की इतनी जल्दी खत्म नहीं करने वाले। तो क्या अब नेटो और रूस के बीच जंग का बिगुल बजने जा रहा है? इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। देखिए, रूस के विध्वंसक हमलों से दहल गया डोनेट्स्क का मिर्नोग्राद। डोनेट्स्क में लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में फैब 3000 बॉम्ब से अटैक किए गए। यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और यूक्रेन में रूस के स्वार्म ड्रोन अटैक का अलर्ट है। गुच्छे में आते हैं ये ड्रोन, स्वार्म ड्रोन। वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला। यूक्रेन के रडार सिस्टम को तबाह करने का रूसी दावा। और रूस के एनर्जी ठिकानों पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है यूक्रेन। बेलगोरोद, जो कि खार्किव के पास का शहर है रूस का, वहां पर भारी विस्फोट से हड़कंप मच गया। बेलगोरोद के गैस स्टेशन में हुआ है बड़ा धमाका। तो ये देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, और स्पेशली वहां पर जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये तीन खबरें देखिए, फैब 3000 बॉम्ब से रूस का अटैक, दूसरी तरफ यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, रडार सिस्टम को तबाह करने का रूसी दावा, और इसी बीच रूस ने को भी यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया और बेलगोरोद में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे हड़कंप मच गया, और यह विस्फोट हुआ एक गैस स्टेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रूस के एनर्जी ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक कर रहा है यूक्रेन, वो हमने आपको दिखाया था। लेकिन इसी बीच एक खबर और है, यूक्रेन पर समझौते का दबाव बढ़ाएगा अमेरिका। एक रिपोर्ट कह रही है यूक्रेन पर नेटो को अमेरिका की चेतावनी। जेलेंस्की ने समझौता नहीं माना तो गंभीर नतीजे होंगे। कौन कह रहा है ये एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है। भविष्य में और बदतर स्थिति का सामना करना होगा, अधिकारियों के हवाले से द गार्डियन की यह रिपोर्ट है। और एक और बड़ी खबर है, जिनेवा में बैठक के बीच नेटो रूस में चरम पर है तनाव। रोमानिया बॉर्डर के पास रूस ने ड्रोन हमला किया है। इस्माइल पोर्ट पर रूसी हमले से रोमानिया अलर्ट है। रोमानिया के F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। हमले से यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर फेरी टर्मिनल ध्वस्त। तो रोमानिया रूस के टारगेट पर क्यों आ गया है? आइए जल्दी से बिग वॉल पर बताता हूं आपको। दिखाइए पीसीआर यहां पर। देखिए, रोमानिया आखिर क्यों रूस के टारगेट पर है। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन को हथियार सप्लाई की जा रही है, और रोमानिया खुद क्योंकि नेटो का सदस्य देश है, ब्लैक सी के करीब है रोमानिया, और रोमानिया में तैनात है यूएस का मिसाइल सिस्टम। तो ये एक बड़े कारण है। यूक्रेन को बिजली सप्लाई कर रहा है रोमानिया, तो जाहिर सी बात है दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होगा, और कैसे वो नेटो का मेंबर है तो रूस कैसे छोड़ दे। लेकिन इसी बीच क्या किसी भी वक्त रूस वर्सेस नेटो होगा, यह भी जानिए। आशंका क्यों है? रूस के टारगेट पर नेटो देश रोमानिया, बॉर्डर के पास रूसी हमले। इस्माइल पोर्ट पर रूस ने अटैक किया, रोमानिया का पोर्ट है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर मौजूद है यह पोर्ट। हमले से बॉर्डर क्रॉसिंग ध्वस्त हो गई। अटैक के बाद रोमानिया भी एक्शन मोड में आ गया। रोमानिया ने F-16 जेट उड़ा दिए अपने, और वो भी बॉर्डर पर वहां पर उड़ान भरने लगे। इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल सुधाकर एज डिफेंस एक्सपर्ट और अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शुरुआत जनरल सुधाकर आपसे। जनरल सुधाकर, क्या अभी हम और बात करेंगे उस पर आगे, लेकिन क्या जेलेंस्की की दुविधा का असर अब यूरोप पर भी होगा? और क्या जेलेंस्की को अमेरिका ने जिस टाइट स्पॉट में डाला है,
स्टेक पर क्या यूरोप आ चुका है और वो दिख रहा है? गौरव, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। आपने वेलकम सर। आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक आपकी सवाल है, मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो भी कुछ दुविधा अभी जेलेंस्की के ऊपर आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर बराबर आप सही कह रहे हैं, ये यूरोप के ऊपर भी आएगा। क्योंकि ये एक ही हाथ के ताली बजाने वाले हैं और वो नहीं चाह रहे कि ये लड़ाई समाप्त हो जाए। और मेरा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है कि विश्व में कम से कम एक कोई व्यक्ति है जो इस लड़ाई को समाप्त करना चाह रहे हैं। 9 महीना बीत चुका है। उन्होंने कहा था 24 घंटा, प्रेसिडेंट बनते ही 24 घंटे के अंदर बंद करेंगे, नहीं हो पाया। और कोई गारंटी भी नहीं है, ये जो प्रस्ताव है ये भी इसमें बंद होगा, लेकिन कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो ये माइंडलेस कॉन्फ्लिक्ट को तो उसको समाप्त करने के लिए मैं तो ये कहूंगा ये एक रास्ता, सही रास्ता है। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि रशिया जो 20% लैंड कैप्चर किया है, जो ऑक्यूपाई करके बैठा है, इसको वो सरेंडर करेगा, तो ही इज लिविंग इन अ डेविल्स वर्ल्ड। रशिया का जियोपॉलिटिकल कॉस्ट इज प्रोहिबिटिव। पुतिन कभी हार नहीं मानेगा किसी भी हालत में। जब तक हम बुनियादी जो असूलों को हम एड्रेस नहीं करेंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस, चुनौती को, रशिया की चुनौती को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बीमारी का इलाज परमानेंट नहीं कर पाओगे, यह टेम्पररी रहेगा। प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है तो कैसा यूक्रेन सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किस तरह अपना देश के अंदर रैटिफाई कैसे करेगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब तक उनका पार्लियामेंट इसको रैटिफाई नहीं करता है तो ये समझौता चाहे कोई भी कर ले, तब तक उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में इसको माना नहीं जाएगा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जहां पे अटक सकता है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो भी है, अच्छा हो बुरा हो, ये लड़ाई को समाप्त करने के लिए जितना वो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, इसी से ही वो लड़ाई को बंद कर सकते हैं। एज इज वेयर इज बेस्ट। जिनेवा में बैठक से पहले क्रीमिया में बड़ा हमला किया गया है, तो क्या दोनों देश इस बैठक में कोई आउटकम आए उससे पहले अपना हाथ मजबूत करना चाहते हैं? क्रीमिया में यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का एयर अटैक। ये देखिए स्वॉर्म ड्रोन कैसे एक के बाद एक कितने सारे ड्रोन आपको यहां पर उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये स्वॉर्म ड्रोन से जिसमें जो क्रीमिया पहुंचे हैं। और बड़ी खबर है, क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, रूस के इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर अटैक किया है यूक्रेन ने। सबस्टेशन पर हमले से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। तो यूक्रेन गैस स्टेशन, ऑयल पंपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशंस, उन सभी जगहों पर ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फैसिलिटीज, ये जगह जहां पर रूस को एनर्जी प्रोड्यूस, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस करता है रूस, उन सभी जगहों पर अटैक कर रहा है ताकि सर्दियां, क्योंकि अब लगभग आ चुकी हैं, यूक्रेन के इस मार से रूस को ज्यादा नुकसान हो। और रूस में यूक्रेन के हमलों का एयर रेड अलर्ट, रेयाजान इलाके में भीषण ड्रोन अटैक। रेयाजान की ऑयल रिफाइनरी पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। बॉर्डर से करीब 800 किलोमीटर दूर से अटैक यूक्रेन ने किया। आप सोचिए, अभी तक बात हो रही थी लॉन्ग रेंज वेपन्स की, लेकिन अब ये सब बेमानी हो गया है। कहीं 1900 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक होता है, कहीं 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन अटैक करता है। अब ये अटैक देख लीजिए, टॉम हॉक मिसाइल नहीं मिली है, उसके बावजूद सवाल यह है कि ये जो अटैक है इसका असर क्या हुआ। तो पोक्रोवस्क में यूक्रेनी हमला, यह भी दिखाते हैं आपको। हाल ही में रूस ने पोक्रोवस्क जीता है और यहां यूक्रेन ने रूस का अस्थायी कैंप पर हमला किया, अस्थायी टेम्परेरी कैंप पर। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी हमला, रूस की अस्थायी छावनी पर हमला, यूक्रेनी ड्रोन टीम ने हमला किया, छावनी के चारों ओर आग लग गई, ड्रोन ऑपरेटर्स के एफपीवी हमले, छावनी पर भीषण बमबारी, कई रूसी सैनिकों की इस हमले में मौत हो गई। अम्बेसडर मल्होत्रा, आपको क्या लगता है ये जो अटैक्स एकदम से बढ़ गए, ये क्या इस बात की तरफ इशारा है कि दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि अगर कोई नेगोशिएशन होता है और ट्रंप अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं जेलेंस्की पर और उनको कोई समझौता करना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा
अपनी नेगोशिएटिंग पावर मजबूत कर लें, नेगोशिएशन पावर, जब वो टेबल पर बैठे तो अगर थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़े तो एक जीत सा उनके अंदर एक भाव हो। गौरव, आप मुझसे पूछ रहे हैं? यस सर। हेलो। यस सर, आपसे ही पूछ रहा हूं। गौरव, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है एम्बेसडर मल्होत्रा तक आवाज नहीं जा रही। हेलो। उनको आप बताइए तब तक। जनरल सुधाकर, आपका सर क्या व्यू है इस पर? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौरव, थोड़ा सवाल को दोबारा रिपीट करिए मैं प्लीज। ये पूछ रहा हूं आपसे, जब तक एम्बेसडर मल्होत्रा जुड़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो अटैक्स बढ़ गए हैं, या जिस तरह से अटैक लगातार हम देख रहे थे हो रहे थे और ज्यादा जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, क्या दोनों तरफ की कोशिश ये है कि ट्रंप के दबाव में अगर कोई समझौता होता है उससे पहले अपनी जो टेबल पर नेगोशिएशन पावर उसको और मजबूत कर लिया जाए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, रशिया, आप जितना नोटंकी रेटोरिक्स करते रहेंगे वो रशिया कभी छोड़ेगा नहीं। अगर अभी 20% अपना ऑक्यूपाई अपने नीचे रखा है यूक्रेन के ज़मीन, कोशिश वो ये करेगा कि उसको 20 से 21, 21 से 25% लगातार वो बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये जो डोनेट्स्क, जो डोनबास रीजन में जो डोनेट्स्क ओब्लास्ट है, इसमें मेरे रिसर्च के मुताबिक करीब करीब 90% ये रशिया के नीचे आ चुका है। बाकी जो 10% ज़मीन है ये ओब्लास्ट का, ये अभी यूक्रेनियन फोर्स के नीचे है। रशिया हमेशा कोशिश करेगा कि बाकी 10% भी उसको कैप्चर कर ले, क्योंकि ये जो बचा हुआ 10% है जो यूक्रेनियन फोर्स के नीचे है, ये एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट है। एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट जहां से आप रोल डाउन कर सकते हो 4-5 मल्टी डायरेक्शनल अटैक। आप कार्किव की तरह जा सकते हो, कीव की तरह जा सकते हो, सुमी की तरह जा सकते हैं। तो काफी सारे एक्सेस, ये कम्युनिकेशन सेंटर है ये जो जगह है, तो इसको वो कब्जा करने की कोशिश कर। इसी तरह यूक्रेन भी कोशिश करेगा अपना पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि पता है सूनर और लेटर ये नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना है, और नेगोशिएटिंग टेबल में हर दूसरे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना केस को मजबूती से पेश करना चाहिए। मैं अब एम्बेसडर मल्होत्रा के पास जाऊंगा। एम्बेसडर मल्होत्रा, देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब तो जनरल सुधाकर से मिल गया, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन क्या आपको लगता है कितने चांसेस हैं कि ये समझौता हो जाएगा? जेलेंस्की को जिस टाइट स्पॉट में अमेरिका ने डाला है, क्या यूरोप वहां से निकाल लेगा? क्योंकि की स्टॉर्मर हैं, कभी फोन करते हैं जेलेंस्की को, कभी फोन करते हैं दूसरे नेताओं को, तो यूरोप में तो बहुत तेजी से उठापटक हो रही है इस समझौते के ऑफर के बाद। गौरव, इस पे जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप 28 पॉइंट का जो उन्होंने एक प्लान दिया है, वो किसी भी तरफ से जेलेंस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लूज पोजीशन है। आई मीन, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी है जिसमें जेलेंस्की कह रहा है कि अगर उसे मानता है तो फिर वो अपने देश की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, और उसके लिए उसके शब्दों में एक बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहा है। उसकी कंट्री जो है, एक तरफ डिग्निटी है, एक तरफ सर्वाइवल की बात है। तो जो पॉइंट्स है 28 पॉइंट्स हेविली मुझे लगता है कि रशिया की फेवर में है। तो इसलिए रशिया को ये कहने में कोई एतराज नहीं हो रहा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट हो सकता है। हो सकता है जब आगे पीछे बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं लेन देन थोड़ा बहुत गिव एंड टेक हो सकता है। पर देखिए, इसमें जो बात चल रही थी कि आखिरी मिनट तक की इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप एग्रीमेंट जिसकी जो टेक्स्ट अभी मार्केट में बाहर आई है, तो उसके हिसाब से तो उक्रेन को पूरा जो डोनबास ईस्ट उक्रेन है उसे छोड़ना है, चाहे वो ऑक्युपाइड है चाहे वो नहीं ऑक्युपाइड है। तो इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितनी टेरिटरी उस समय होगी। बट ये एक प्रैक्टिस रहती है कि अगर आपको मालूम भी है कि सीजफायर होने वाला है, तो उसके बावजूद भी आखिरी दम तक दोनों देश ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा। अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप मेरे हिसाब से शुरू से अगर हमारी दृष्टि से देखें तो स्पॉइलर है कि वो एग्रीमेंट होने नहीं देना चाहता, लेकिन आप उनकी दृष्टि से देखें तो अगर इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये एग्रीमेंट हो जाता है, पीस डील हो जाती है, तो काफी बड़ी सेटबैक रहेगी यूरोप के लिए भी और उक्रेन के लिए तो है ही। और एक ऐसा एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा आने वाले वक्त में कि जब फिर
चलो माइट इज राइट, यानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे फोर्स का और तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये दुनिया भर की जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिनाइन प्रिंसिपल, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस, जितने भी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है वो सब धरी की धरी रह जाएगी, वो रह भी गई हैं आज की तारीख में। आप देख लीजिए यूज ऑफ फोर्स लगा के अपने पॉलिटिकल अलास्का में वार्ता हो रही थी और पीछे से एक पेट्रोलियम डील होने की कोशिश हो रही थी, तो क्या वो तो सब दिख गया। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, डोनेट्स्क के रूसी कब्जे वाले इलाके में भयंकर हमला। ज़ुविस्का पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में पावर स्टेशन के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है और हमले के बाद कई इलाकों में बिजली संकट पैदा हो गया है। तो आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन का हमला, ट्रंप को चुनौती, कैसे ये देखिए, क्रीमिया पर हमला किया गया, रयाजान पर हमला किया गया और डोनेट्स्क पर हमला किया गया। ट्रंप कह रहे हैं समझौता करो और यूक्रेन है कि लगातार अटैक पर अटैक कर रहा है। ये तीनों जगह रूस की हैं, जहां पर मतलब क्रीमिया अभी तो रूस का ही है, तो तीनों जगह रूस की हैं जहां पर वो हमला कर रहे हैं। डोनेट्स्क में भी रूस कब्जा करके बैठा हुआ है। तो रूस पर हमला, यूक्रेन की चुनौती कैसे? जिनेवा में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक से पहले क्रीमिया पर अटैक किया गया। क्रीमिया को निशाना बनाने का मतलब है यूक्रेन आसानी से क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने वाला नहीं है। डोनेट्स्क पर हमला करने का मतलब है रूस को डोनेट्स्क का हिस्सा देने को तैयार नहीं है यूक्रेन। रयाजान पर हमले का मतलब है रूस के अंदर भी हमला कर सकते हैं, यह बता रहा है यूक्रेन। और रिफाइनरी और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, यानी रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। रूस के लिए एक बड़ी यहां पर मुसीबत पैदा की जा रही है। अगेन यहां पर एम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या ट्रंप ज़ेलेंस्की पर जो प्रेशर डाल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अमेरिका जहां जाता है बिना किसी अपने इंटरेस्ट के नहीं जाता है, तो क्या यहां पर उनका कोई इंटरेस्ट है जो आज नहीं कल दिखेगा? क्योंकि ये तो जो आप बता रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, इसमें तो यूक्रेन के लिए यहां पर लूज एंड लूज है, नथिंग टू विन फॉर यूक्रेन। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा तो उनका ये इंटरेस्ट है कि जो अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं डील मेकर, पीस मेकर और दुनिया में वो शांति लाने वाले शांति के दूत, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है, रशिया को कितना फायदा हो रहा है या रशिया को कितना नुकसान हो रहा है। अगर ये पीस डील हो जाती है तो ये एक उनके जो कहते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर नहीं भी होता तो रशिया के साथ जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं वो ओवरऑल अमेरिका या किसी यूरोप या किसी की भी फेवर में नहीं जाते। खुद हम चाहते हैं कि इन दोनों में झगड़ा खत्म हो और रशिया से सैंक्शंस हटे और हमारे लिए रिलीफ मिले, जो हमारे ऊपर वो 25% और प्यूनिटिव एक्शन और ये सैंक्शंस का जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो चाहते तो बहुत लोग हैं कि हो जाए। अब सवाल ये थे किस टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ टेरिटरीज भी इन्वॉल्व है, यहाँ फ्रोजन एसेट्स भी इन्वॉल्व है, यहाँ आपकी वो प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज इन्वॉल्व। और सबसे बड़ी वो है कि यूक्रेन की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटीज है, मुझे लगता है कि यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में इनकी क्या पार्टिसिपेशन रहेगी और इसका जो यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन में क्या रशिया की जो फ्रोजन एसेट्स है उसको इस्तेमाल करने दिया जाएगा, और इन चीजों में तो अब जो है वो देखेंगे, अमेरिका भी देखेगा कि कितना वो कर सकते हैं, इन चीजों से फायदा उठाया जा सकता है कमर्शियल और इकोनॉमिक। ठीक है, यूक्रेन काफी लिहाज से मिनरल्स और ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब जो है सबके उसमें है। बट यूरोप नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता, बट हालांकि यूरोप ने कहा है कि इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। हो सकता है रिफाइंड फॉर्म में, अगर हम पूरी दुनिया अगर लकी है तो मुझे लगता है इसे रिफाइंड करके कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट हो जाएगा। बट आज की तारीख में आप सही कह रहे हैं, लेकिन यूरोप का पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, ट्रंप के पीस प्लान पर नेटो देशों को संदेह, यानी इसमें अधिकतर यूरोपीय देश हैं। आप समझिए, ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है कई यूरोपीय लीडर। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का ट्रंप के प्लान पर सवाल। पीस प्लान पर और काम करने की जरूरत है, जो अभी हमारे गेस्ट एम्बेसडर मल्होत्रा कह रहे थे। ये ब्रिटेन के पीएम स्टारमर बोल रहे हैं, सीमाओं के बलपूर्वक नहीं बदलना चाहिए सीमाओं को, यह कहा है यूरोपीय काउंसिल ने। और ट्रंप के शांति प्रस्ताव का जर्मनी ने भी विरोध किया है। यूक्रेन की सहमति के बगैर नहीं रुकेगा युद्ध, यह कहा जर्मनी ने।
समाधान में यूरोप की भूमिका भी जरूरी, ये भी कह रहे हैं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की भूमिका, भाई यूक्रेन को तय करने दो कि वो किस कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं। तो ट्रंप का पीस प्लान नेटो में घमासान। ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान पर यूरोपीय देश में संशय। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा पीस प्लान पर और काम करने की जरूरत। यूरोपीय काउंसिल ने भी पीस प्लान को लेकर सवाल उठाए। सीमाओं को जबरन नहीं बदला जाना चाहिए, यह यूरोपीय काउंसिल कहता है। यूक्रेनी सेना पर प्रस्तावित प्रतिबंधों को लेकर चिंता है, यह यूरोपीय काउंसिल ने कहा, और कहा कि यूक्रेन पर भविष्य के हमलों का खतरा होगा। यह जो जानकारी आ रही है ये वाकई यूरोपीय काउंसिल के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन जनरल सुधाकर, क्या ट्रंप ने अपने इस एक प्लान से कई सारी चीजें खराब करने की कोशिश की हैं या खराब हो सकती हैं? फॉर इंस्टेंस नेटो की एकता, अगर यही बात होगी जहां नेटो को वो प्लान पसंद ही नहीं आएगा तो आगे चलकर क्या नेटो का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी में हम एक कोई मसला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे थ्रेट परसेप्शन जो 20th सेंचुरी में था वो बदल के और कोई रूप और रंग ले चुका है। अगर यूक्रेन के ऊपर लड़ाई हो रही है, रशिया अगर अटैक किया है, इन्वेड किया है, तो उसका कुछ कारण है, कॉज एंड इफेक्ट। इसको अच्छी तरह समझना निहाती आवश्यक है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना जरूरी है। अगर सिर्फ हम एक डॉट को लेके इन आइसोलेशन स्टडी करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, वो कभी हो नहीं पाएगा। उसका असल कारण यह है, मेरे सोच विचार और समझ के मुताबिक, कि जब जेम्स बेकर 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव साहब मिलने गए थे, 1-on-1 जब मीटिंग हुई थी, इफ आई रिस्पेक्ट माई मेमोरी, 9 फरवरी 1990 को, तो मिखाइल गोर्बाचेव साहब हेजिटेंट थे। ये जो वेस्ट और ईस्ट जर्मनी का जो कोलैप्स ऑफ द वॉल जो बोलते हैं, बर्लिन वॉल, तो उनको एश्योरेंस दिया गया था। उनका सिर्फ एक भय था कि नेटो का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये आश्वासन देने के बावजूद ये एक्सपैंड होते जाएगा। लेकिन जेम्स बेकर ने उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि नॉट एन इंच विल मूव टू द ईस्ट, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉट ओनली ईस्ट जर्मनी, कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप का। तो इसका मतलब यह है कि बुनियादी या फंडामेंटल सोल्यूशन लाइज इन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप, इंक्लूडिंग रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये जो मिला के इसके बीच में जो लाइन है, जो रोमानिया, पोलैंड, ये सारे जो है, इनका जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किया जाए ताकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रशिया के हैं उसको एड्रेस कर सके, नंबर एक। नंबर दो, जो यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हुई है, जो अहम चीजें उभर के आए हैं, जैसे कि नाटो मेंबरशिप, नो गो, न्यूट्रल रहना है, यस, जो जमीन कैप्चर किया है वो रशिया के पास रहेगा। अभी जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे 10% ऑफ डोनेट्स्क एरिया वो जाना चाहिए, क्रीमिया और जॉर्जिया के 2 पॉकेट्स हैं वो भी जाएगा उनके पास। तो ये सारे चीजें जब तक नहीं होंगे, आप मान के चलिए ये 28 पॉइंट पीस प्रपोजल जो है वो जैसे हमास और इजराइल के बीच में है ऐसा ही चलते जाएगा। इट विल बी अ स्टिल बर्थ, थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्रेस होगा लेकिन उसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए there has to be a give and take, और रशिया has to have advantage to close the war। ठीक है, देखिए सर, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। पीस प्लान पर ट्रंप का नया बयान क्या आया है? वो कह रहे हैं पीस प्लान फाइनल ऑफर नहीं है, यानी ट्रंप कह रहे हैं कि अब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। युद्ध खत्म करने के लिए कई विकल्प मौजूद है, किसी ना किसी तरह युद्ध खत्म करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो कह रहे हैं कि अगर पीस प्लान नहीं माना गया तो हमारे पास और भी तरीके हैं। शायद वो यही कह रहे हैं, अभी मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप के अल्टीमेटम में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, उनके अल्टीमेटम में मात्र 4 दिन बाकी हैं। 27 नवंबर तक डील को लेकर ट्रंप ने यूक्रेन को समय दिया है। उन्होंने कहा कि डील पर साइन करो या सत्ता छोड़ो। तो ट्रंप ने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की के सामने बस 2 ही ऑप्शन रखे हैं, या तो जाओ या तो पीस प्लान को मानो। और ट्रंप की शांति योजना का ड्राफ्ट लीक हो गया है। ट्रंप ने यूक्रेन को 28 पॉइंट का फॉर्मूला दिया है।
रूस के कब्जे वाले इलाके पर प्रस्ताव, यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। पीस प्लान पर एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो कह रहे हैं दिस शुड हैव हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो, यानी ये युद्ध बहुत पहले रुक जाना चाहिए था, जो वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जंग रोकने को लेकर ट्रंप का प्लान क्या है? यूक्रेन को शर्तों के साथ मिलेगी नई संप्रभुता। रूस, यूक्रेन, यूरोप के बीच हमला न करने का समझौता है। यूक्रेन को मिलेगी सुरक्षा गारंटी। 6 लाख सैनिक वहां पर रहेंगे। 6 लाख। यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रूस की वैश्विक मंच पर वापसी होगी। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। यूक्रेन की नई सीमा तय की जाएगी। यूक्रेन में 100 दिन के भीतर चुनाव होंगे। भविष्य में युद्ध नहीं होगा। तो जो 28 पॉइंट है उसमें से 10 बड़े पॉइंट ये हैं। ये एपी के हवाले से ये खबर आ रही है। वैसे जिनेवा में बैठक से पहले ट्रंप का बयान आया है, शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं है। यूरोपीय देश चाहते हैं इसमें और सुधार, यानी यूरोप ने अपनी बात ट्रंप तक कन्वे कर दी है और ट्रंप ने उस बात को समझा है। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ फाइनल पीस प्लान। यूरोप इसमें कुछ सुधार चाहता है और हम कोशिश करेंगे कि आगे हो। तो 96 घंटे बचे हैं अब यूक्रेन के पास। उसके बाद क्या महाविनाश होने वाला है? पीस डील पर ज़ेलेंस्की का साइन 27 नवंबर तक का समय दिया गया है। नहीं माना, अगर यूक्रेन ने इसको, ज़ेलेंस्की ने नहीं माना इसको, तो उनके पद से हटने के संकेत साफ हो चुके हैं। जेल की चेतावनी, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है इस पीस प्लान में। 28 पॉइंट फॉर्मूला ट्रंप का शांति प्लान है। 2 ही विकल्प हैं, मान जाओ या हटो, और कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। इस्तीफा मॉडल, यानी राजनीतिक दबाव की खुली चेतावनी भी यहां पर है। कानूनी खतरा, कार्रवाई का रास्ता भी दिखाया है। ट्रंप की जबरन रणनीति, हर हाल में युद्ध रोको। अब्बास मल्होत्रा, अगर कोई इतना ज्यादा बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है और वो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो लगता है आपको कि अब ये समय आ गया है जहां अब ये युद्ध रुक जाएगा? नहीं, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है गौरव, वो तो फुल्ली डिटरमिन्ड है। आज से नहीं, पहले दिन से है। उसकी अगर बात मानो तो अगर वो प्रेसिडेंट होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, लेकिन अब हो गया तो उसे रुकवाना ही है। हर हाल में रुकवाना ही रुकवाना है। और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यूक्रेन और यूरोप अगर मिलकर भी इस पीस बात नहीं करते तो लॉजिकल तो यही होना चाहिए कि अमेरिका को इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए और फिर ये लड़ाई फिर रशिया और यूरोप के बीच में हो जाएगी। और बिना अमेरिकन सपोर्ट के कितने दिन चलेगी ये यूरोप भी समझता है और यूक्रेन भी जानता है। और ये जो उनका ये कहना है, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये फाइनल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि डॉटेड लाइंस के ऊपर आप साइन करो, आपको दिखाए, आप इसे पढ़ो, समझो। और दूसरी तरफ यूरोप को भी कंसल्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होंगे, प्रपोजल के काउंटर प्रपोजल्स आएंगे। बट एक चीज पक्की है, ये जो यूरोप है बार बार थ्योरेटिकल बातें कर रहा है। थ्योरेटिकल बातें क्या है? जो बिनाइन प्रिंसिपल्स है यूएन चार्टर में है कि यू कांट चेंज द बाउंड्रीज बाय यूज ऑफ फोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हकीकत ये है कि आज जमाना इस तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बिनाइन प्रिंसिपल्स का नहीं रह गया। आज जमाना है स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म का। ये मैं मान के चल रहा हूँ। और इसमें अब आपको बुरा लगे किसी को या अच्छा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि सभी लोग ये देखते हैं कि प्रैग्मेटिकली क्या होना चाहिए। यूक्रेन को भी ये देखना चाहिए, यूरोप को भी देखना चाहिए कि अगर प्रैग्मेटिज्म पे चले तो क्या मान लेना चाहिए, या क्या इसमें से जो है इस तरीके से निकला जाए कि देखने में ये विन विन सिचुएशन लगे। नहीं होगा तो फिर अमेरिका का जो फिर ज़ेलेंस्की के लिए ये भी हो सकता है कि वो कहे कि भाई ये मैं प्रेशर में नहीं आया, मुझे प्रेशर डाला गया। बट व्हाट आई एम आस्किंग सर कि क्या ये माने कि 2026 वो साल होगा जब हम ये खबर डिस्कस कर रहे होंगे कि युद्ध रुक गया है? मुझे लगता है कि बात तो उसी तरफ बढ़ रही है। ये पहला, अभी हमें बीच में ऐसा लगा था कि अलास्का के बाद बात खत्म हो गई है। हाँ। बट हमने देखा कि ये सडनली पता लगा कि बिहाइंड द डोर्स कहीं सीक्रेट नेगोशिएशंस हो रहे थे। क्या बात है। और ये पीस प्लान सडनली कुछ ना कुछ चल रहा था। और अभी देखते हैं कि अब ट्रंप के इस इतने अड़ियल रवैये के बाद क्या ये युद्ध रुकने जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। जिनेवा मीटिंग से पहले रूस का वार्निंग अटैक। नीप्रो में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक की है। किसने की है? यूक्रेन ने की है। नीप्रो में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। रिहायशी इमारतों पर भी गिरे हैं, रूस ने की है। रिहायशी इमारतों पर भी गिरे हैं रूसी ड्रोन। तो नीप्रो पर रूस ने देखिए कितनी बड़ी स्ट्राइक की है। सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है, लेकिन ये ड्रोन रिहायशी इमारतों पर भी गिरे हैं। और तेरनोपिल में रूस के हमलों से भारी तबाही मची है। तेरनोपिल, लवीव, ये सब जो पश्चिमी यूक्रेन का इलाका है, यहां भारी तबाही मची है।
मिसाइल हमले में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई। देखिए, तबाह करके रख दिया कई इमारतों को यूक्रेन के इन इलाकों को रूस ने। 94 लोग मिसाइल हमले में घायल हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट है। फायर फाइटर्स कैसे वहां पर बेचारे, देखिए उस हमले के बाद, आग लगने के बाद वहां पर जो रेस्क्यू का काम है उसको कर रहे हैं। लेकिन तबाही देखिए आप, ये तेर्नोपिल में है, अभी की तबाही है, ये अभी मचाया है कुछ दिन पहले यहां पर रूस ने, या कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले रूस का हमला, यूक्रेन में तबाही। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 15 शहरों पर रूस ने हमला किया है। इसमें 580 ड्रोन और 49 मिसाइलों से हमला किया गया है। रूस ने क्रूज मिसाइलें दागी हैं, फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया है। निप्रो में रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले का आरोप है। तेर्नोपिल में हमले से 33 लोगों की मौत हो गई, और 33 लोगों की मौत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यूक्रेन में इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बीच आप देखिए, नेटो के न्यूक्लियर बेस में संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ हुई है। नेटो के एयर बेस में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच गया है। नीदरलैंड के न्यूक्लियर एयर बेस में संदिग्ध ड्रोन पर फायरिंग हुई। 2 बार वॉल्केल एयर बेस में ड्रोन की मौजूदगी दर्ज की गई। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। तो नेटो बेस में ड्रोन, न्यूक्लियर अलर्ट। कैसे? नीदरलैंड्स में न्यूक्लियर वेपन बेस में एक संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ हुई। दिखाइए जरा, बिग वॉल पे दिखाइए कैसे यहां पर नीदरलैंड्स में एक घुसपैठ हुई ड्रोन की, नीदरलैंड्स के इस न्यूक्लियर वेपन पर। और वोल्केल एयर बेस में 2 बार संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ से हड़कंप मच गया। अच्छा चलिए, गोप्रो में दिखाइए, और बड़ा हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं यहां पर। देखिए आप इसको, ये हम आपको एनिमेशन के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। नीदरलैंड्स में नेटो का एक न्यूक्लियर वेपन बेस था, जहां पर एक संदिग्ध ड्रोन घुसा। अब वॉर के इस दौर में आप समझ सकते हैं संदिग्ध ड्रोन कौन सा हो सकता है। वोल्केल एयर बेस में 2 बार संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ से हड़कंप मच गया। बेस में मौजूद एयर डिफेंस यूनिट ने ड्रोन्स पर फायरिंग की। 20 न्यूक्लियर वेपन का बेस है, 20 न्यूक्लियर वेपन का बेस, ये वोलोकेल बेस। वोलोकेल 2 F-13 मुख्य F-35 स्क्वाड्रन का मुख्य बेस भी है। जर्मनी के बॉर्डर के नजदीक है नीदरलैंड्स का यह बड़ा बेस। और इस बीच नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ हुई है, युद्ध का अलर्ट है। देश आपको दिखाते हैं कितनी बार यहां पर, कब यहां ये इनमें घुसपैठ देखी गई। आप समझिए, देश कौन सा? बेल्जियम। 17 से ज्यादा घटना हो चुकी हैं। 3 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच यहां पर ये ड्रोन देखे गए हैं, या संदिग्ध एलिमेंट्स देखे गए हैं। इसके अलावा डेनमार्क में देखिए आप, 6 से ज्यादा बार घटना हुई है, जहां 22 से 28 सितंबर के बीच ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए। जर्मनी में 3 से ज्यादा बार, 26 सितंबर से 2 नवंबर के बीच। नॉर्वे में 3 से ज्यादा बार, 23 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। पोलैंड में 3 से ज्यादा बार, 9 से 16 सितंबर के बीच। और नीदरलैंड्स में अब एक घटना जो सामने आई है, जहां 22 नवंबर को ड्रोन की घुसपैठ हुई है। तो ये जनरल सुधाकर, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो संदिग्ध ड्रोन है, अब वॉर के इस समय में अगर नेटो में ये संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं नेटो देशों में, तो जाहिर सी बात है कि शक रूस की तरफ जाएगा। मकसद क्या हो सकता है इस घुसपैठ का? खाली सर्विलांस या कुछ और? गौरव, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे हो, और मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि ड्रोन जब उड़ता है तो उसका एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से उड़ाते हैं, वहाँ पे पायलट्स होते हैं, और हर ड्रोन का कुछ ना कुछ रेंज होता है। कोई 40 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपने एक उदाहरण लिया नीदरलैंड। नीदरलैंड, हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा, नीदरलैंड रशिया से, सेंट पीटर्सबर्ग से अगर आप लेते हैं डिस्टेंस, ये करीब 1800 करीब है। मतलब ये क्रो फ्लाई डिस्टेंस, रोड के ऊपर जाओगे 2400 कुछ किलोमीटर। आप अंदाज लगाइए, क्या कोई देश है आज के दिन में विश्व में जो 2500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूरी से कोई ड्रोन को उड़ा सकता है? तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उसका एक ऑपरेटिंग रेंज होता है, यानी कि यूरोप के अंदर घुसपैठ हो गया है, तो इसका मतलब जगह जगह रशियन जाके बैठे हैं, मतलब और बाएं से दाहिने से यूरोपियन मेनलैंड से ड्रोन फ्लाई किए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं गौरव, मैं ये कह रहा हूं, काफी, मैं यूरोप में खुद था काफी दिन तक, मैं भी स्टडी कर रहा था, कोई थिंक टैंक के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये यूरोपियन का एक चाल है, एक स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है
रशिया कभी, मेरे विचार के मुताबिक, मैं गलत कह सकता हूं, मेरे अंदाज के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, रशिया इस तरह कोई छेड़खानी नहीं करेगा। उसको मालूम है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये जो सब नोटंकी हो रहा है, ये इसको कहते हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी किया जा रहा है। इस किस्म की बहाना कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रेट अवे फिंगर को पॉइंट कर सकते हैं ये रशिया है, रशिया के ऊपर ब्लेम डालने के लिए, ताकि वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि अगर मौका आता है तो रशिया के खिलाफ ये काइनेटिक अटैक कर सकते हैं। जनरल साहब, अगर रशिया वो ड्रोन भेज रहा है, चाहे सर्विलेंस हो, कुछ भी हो, वो रशिया के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई आपका रेंज प्लेटफॉर्म है ही नहीं आज के दिन में। इतना दूरी से लॉन्च करके वो सीधा जाके हवाई जहाजों का नहीं है तो ड्रोन का कैसे होगा? बड़ी बात आप कह रहे हैं। थैंक यू सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, अम्बेसडर मल्होत्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया।